हेलो। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की जो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होती है तो उसका मैकेनिज़्म क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने उस बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स शुरू करते हैं। ठीक है, वो वाला जो डिस्कशन था दैट वाज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेमीकंडक्टर्स किस तरह से काम करते हैं। सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर्स आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। बेसिकली हमारी आज की डेट में हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया, इवन एलईडी लाइट्स, सब के अंदर सेमीकंडक्टर्स का बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स लाई समवेयर बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, जब इनके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं ना तो थोड़ा तो वो करंट फ्लो करता है उसके अक्रॉस। ठीक है, लेकिन वो इतना भी नहीं होता है कि उसको हम कंडक्टर बोल सकें, लेकिन होता है इसलिए हम उसको इंसुलेटर भी नहीं बोल सकते। तो इसके लिए हमने अलग ही टर्म कॉइन करी है सेमीकंडक्टर्स। अगर हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर से कंपेयर करें, कॉपर, अगर हम कॉपर से इसको कंपेयर करते हैं तो सेमीकंडक्टर कॉपर के कॉपर के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर्स के अंदर 10 की पावर 11 टाइम्स कम करंट फ्लो होता है। वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें, सपोज क्वार्ट्ज की अगर हम बात करें तो क्वार्ट्ज के कंपैरिजन में, हम सिलिकॉन पे बात कर रहे हैं, क्वार्ट्ज के कंपैरिजन में सिलिकॉन में 10 की पावर 13 टाइम्स ज़्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं बीच में आते हैं। एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि हमने हमने कंडक्टर्स में देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी कम होती है। सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ये बेसिक सी चीज़ है। अब ये क्यों होता है, ये सब चीज़ें अब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में कुछ भी समझने से पहले सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक कॉन्सेप्ट को समझें। देखो, मेरा कोई टारगेट क्वेश्चंस सॉल्व करवाना नहीं है। मेरा टारगेट है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एक बार अच्छे से क्लियर हो तो क्वेश्चंस तो हम आराम से निकाल लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस केस में अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड्स के बारे में। एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, ठीक है। हम सबको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता है। एक प्रोटोकॉल है जिसके बेसिस पे हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो जब तक हम 10th में हुआ करते थे तो वो कुछ ऐसा था, 2 8 8 18 ऐसे करके होता था, या 2 8 18 होता था, पता नहीं क्या होता था। और फिर जब हम थोड़े से बड़े हुए, जैसे हम 11th में आए, तो फिर वो एक्सपेंड होके वो कुछ ऐसा हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होता है। तो अब हम उसके ही बारे में बात करने वाले हैं। ये एक्चुअल में होते क्या है, ये एक्चुअल में होते क्या है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें, या ये बढ़ती हुई एनर्जी है, तो ये कुछ नहीं है, बस ये स्पाइक्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती हुई एनर्जी की। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा उसकी एनर्जी उसी हिसाब से होगी। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये 3s हो गया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे एनर्जी इसकी बढ़ती जाती है। ये यहाँ पे 3p हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं एक सोडियम की हम बात करते हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, 11 होता है, और उसको अगर हम इस रूल के हिसाब से भरेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, अब इतना हम सबको पता है कि एज लॉन्ग एज ये सोडियम को हम बनाते हैं एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे अंदर 8 होंगे, और बाहर हमारा कोई एक घूम रहा है। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी मैंने क्रॉस बनाए। ठीक है,
अब ये हमें बहुत बेसिक सी चीज़ पता है कि एज लॉन्ग एज जो हमारा ऑर्बिट है वो कंप्लीट है, कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिट है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट एक स्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो इतना पार्ट हमारा स्टेबल है, ठीक है, एंड क्योंकि वो स्टेबल है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। इतना पार्ट हमारा स्टेबल है, इतना। 3s की बात करें तो 3s हमारा पार्शियली फिल्ड है, 3s हमारा आधा फिल्ड है। तो हमारे पास देखा जाए तो 10 तो हमारे पास फिल्ड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स है और एक हमारे पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो इतना समझ में आता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, डब्बा लेते हैं, ठीक है, और उस डब्बे में बहुत सारे सोडियम के एटम्स भरते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने n सोडियम के एटम्स इसके अंदर भरे, हमने n सोडियम के एटम्स इसके अंदर भरे। हमने उन एटम्स को इतनी दूर रखा है कि एक एटम दूसरे एटम को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, ठीक है ना। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस ना करे और ना ही एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करे, ये इतनी दूर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास n टाइम्स तो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, n इंटू 10, n टाइम्स 10 हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड है और n टाइम्स 1 हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। तो हमारे पास इस डब्बे के अंदर n इतने सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, इस तरह की स्पाइक्स होंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस डब्बे को थोड़ा थोड़ा इसकी वॉल्यूम कम करते हैं इस तरह से कि ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के थोड़ा पास आने लग जाए, ठीक है। तो जब ये थोड़ा थोड़ा पास आने लगेंगे तो इतना पास लाना है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करने लगे, हमें इसको इतना पास लेके आना है, ठीक है। तो जैसे ही इतना पास आएंगे तो क्या होगा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे इसकी भी अट्रैक्शन पावर आ रही है, इसकी भी अट्रैक्शन पावर आ रही है ना, और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे इसकी भी अट्रैक्शन पावर है, इसकी भी अट्रैक्शन पावर है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी एनर्जी लेवल्स में शिफ्ट आएगा। अब ये एनर्जी लेवल से स्पाइक्स नहीं रह जाएंगी, अब ये एक रेंज ऑफ एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि कुछ की एनर्जी कम होगी, कुछ की एनर्जी बढ़ेगी। जिसको अट्रैक्शन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसको रिपल्शन होगा वो भागना चाहेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज स्पाइक्स, हमारा जो अब ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि 1s, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को वो कर रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस, और जो हमारा ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 1s 2s 2p और ये आ गया हमारा 3s। ये सब कम्प्लीटली फिल्ड है, 2p कम्प्लीटली फिल्ड है, 2s कम्प्लीटली फिल्ड है, 1s कम्प्लीटली फिल्ड है, 3s हमारा आधा फिल्ड है, 3s हमारा आधा फिल्ड है और आधा वो खाली पड़ा है, ठीक है। अब ये हमारा किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। इस तरह से इसमें है एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्योंकि ये अंदर के हमारे कम्प्लीटली फिल्ड थे तो इसकी एनर्जी में शिफ्ट बहुत कम आया है, और ये पार्शियली फिल्ड था, इसके पास पहले से ही ऊपर एनर्जी लेवल पे था और पहले से ही अनस्टेबल था, तो इसके अंदर एनर्जी का शिफ्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा आया, ठीक है। अब हम थोड़ी देर बस इस बैंड की उसकी बात करेंगे, इसको मैं वो फिर से अच्छे से बना देता हूँ। ये हमारी एनर्जी है, ये 1s 2s 2p और ये हो गया हमारा 3s, ठीक है। 1s 2s 2p और ये हो गया 3s। 3s हमारा आधा फील्ड है और आधा खाली है, और ये हमारे सारे फील्ड हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है और ये एनर्जी हमारी बढ़ती हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ अ बैंड and the lowest energy of next highest band is called as band gap. This is called as band gap. इसको हम डिनोट करते हैं Eg के नाम से, ठीक है। एंड
जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं ना, ये तो एक हमने सिर्फ सोडियम का एग्जांपल लिया है, हमारे पास जितने भी सॉलिड्स हैं हर किसी के अंदर इस तरह की बैंड इस तरह की हमारे पास एनर्जी बैंड्स होते हैं।